नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ कमेटी। वक्फ कमेटी से मतलब था कि पार्लियामेंट की संसदीय एक वक्फ कमेटी बना दी थी। वक्फ का कानून संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाए थे और वो प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से लाई थी। वो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया था और राज्यसभा में वो बहुमत से पास हुआ था कि भाई इस पर कानून आना चाहिए। उसके बाद वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भेजा गया होगा। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से वो प्राइवेट मेंबर बिल न रखकर फिर सरकार ने अपना बिल रखा। सरकार ने बिल रखा तो हमने सबने देखा था कि उस दिन कैसा हंगामा हुआ। हंगामा तो होना ही है, कितनों की माँ मर गई होगी ये सुनकर कि वक्फ में कानून में संशोधन हो जाएगा और जो गजवाए हिंद का मंशा बनाए बैठे हैं, जो हिंदुस्तान को कब्जा करने का मंशा बनाए बैठे हैं, जो भू राजनीतिक आंदोलन भारत में चला रहे हैं, उनके तो मंसूबे फिर ही जाएंगे। इसलिए सरकार ने जैसे ही बिल रखा वैसे ही हंगामा होना स्वाभाविक था। और वक्फ वालों के दामाद बहुत सारे अंदर थे और वो दामाद भी चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट कर रोने लगे। कुछ तो उनकी बेटियां थीं जो छाती पीट पीट कर रो रही थी। अब जो छाती पीट कर इतने रोए कि उस समय ऐसा लगा सरकार को कि भाई एक इस पर बहुमत से आना चाहिए, यानी कि ऑल पार्टी के थ्रू आना चाहिए। अब ऑल पार्टी के लिए संसद में तो तरीका ये है कि वो एक संसदीय कमेटी बना दें। तो संसदीय कमेटी जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर बनाएगी, उसमें महिलाएं भी हैं और उसमें 8 मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं और विपक्ष वालों में आम आदमी पार्टी वाले भी हैं जिनके अमानतुल्लाह इस समय वक्फ के खेल में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं और लगातार यही कह रहे हैं वो कि भाई पूरी पार्टी को खत्म कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, इनको फंसा दिया, उनको फंसा दिया। अब जमीन बेचे अमानतुल्लाह, वक्फ की जमीन का अमानतुल्लाह सौदा करे और फंसा दिया बीजेपी ने। मतलब ये भी शर्म नहीं आ रही इनको कहने में कि भाई मुस्लिमों के अगर संरक्षण करने के लिए आए हो तो प्रॉपर्टी संरक्षित करिए। मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को किस आधार पर तुम बेचे जा रहे हो? लेकिन भाई आरोप तो उल्टे लगाना स्वाभाविक है। खैर, संसदीय कमेटी में बैठ गई। संसदीय कमेटी बैठी तो उसमें चर्चा होना स्वाभाविक है कि भाई कैसे बनेगा। अब संसदीय कमेटी में पिछली बार भी बड़ा हॉट टॉक हुआ। किस बात का हुआ कि भाईजान जो 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 ये ओवैसी भाईजान, यानी कि जो जो डिस्टर्ब भाईजान हैं, इन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुस्लिम सदस्य होने चाहिए सारे वक्फ काउंसिल में। नॉन मुस्लिम कैसे आ जाएंगे, महिलाएं कैसे आ जाएंगी वक्फ काउंसिल में? वक्फ काउंसिल में तो महिलाओं का भी प्रावधान है। दूसरा ये कह दिया कि साहब जो प्रॉपर्टियां दी नहीं गई वक्फ पर लेकिन वक्फ के पास हैं, मतलब जो प्रॉपर्टियां वक्फ को दी नहीं गई, किसी ने दी नहीं लेकिन वक्फ के कब्जे में है बाई यूज। वक्फ ने वहां पर ईदगाह बना लिया था, वक्फ ने मदरसा बना लिया था, वक्फ ने मस्जिद बना ली थी, वक्फ ने कुछ और बना लिया था, कुछ मतलब कुछ ताजिए रखने का बना लिया था, कुछ भी कब्रिस्तान बना लिया था। क्या किया कि किसी की जमीन में ऐसे करके एक कब्र टाइप बनाई और वहां लेखपाल और तहसीलदार को थोड़ा सा समझा, उसने फैक्चुअली चढ़ा दिया कि भाई इस पर तो मजार बनी हुई है, ये वक्फ है। उसने मजार चढ़ा दी, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। सरकारी संपत्तियों पर भी सारा देश में ऐसा ही हुआ। और इसके अलावा जो एनिमी प्रॉपर्टियां हुआ करती थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो प्रॉपर्टियां प्योरली हिंदुस्तान की हो गई, उन प्रॉपर्टियों को भी वक्फ ने अपने नाम चढ़ा लिया। लोग जो पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टियों को वक्फ ने अपने नाम चढ़ा लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। मुस्लिम पक्ष को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दे दिया गया और पाकिस्तान देने के बावजूद अब हिंदुस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान के जो मंदिर थे, जो वहाँ गुरुद्वारे रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस प्रॉपर्टियां थी, मठ थे, वो तो सब कब्जा कर लिया उन्होंने, वो उनको पास चले गए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मस्जिदें वगैरह थीं, ब्रिटिश इंडिया में खासतौर से, वो सब वक्फ हो गई। यानी कि हमने पाकिस्तान भी दे दिया, हमने जमीन उनको फ्रेश खाली करवा कर भी दे दी और हिंदुस्तान के अंदर भी जमीनें रह गई। बात ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो हमारी थी। मैं ब्रिटिश उस समय का जो हिंदुस्तान है वो दो तरीके का हिंदुस्तान है, एक ब्रिटिश इंडिया है और दूसरा प्रिंसली स्टेट है। तो प्रिंसली स्टेट वाले मामले में तो मैं स्वीकार कर सकता हूं कि भाई इसमें हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया जो कि जिसका डोमिनियन ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना,
ब्रिटिश इंडिया तो बंटवारा हो गया। अब ब्रिटिश इंडिया का डोमिनियन ऑफ इंडिया जो बचा, उसमें जितनी संपत्ति थी वो भारत भारत सरकार के सॉवरेंटी में आ जानी चाहिए। और पाकिस्तान में जो ब्रिटिश इंडिया का डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना, वो सारी संपत्तियां उनके पास चली गई। हमारे पास जो रह गया वो संपत्तियां, वो भारत सरकार की हो जानी चाहिए थी भाई। वो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, मंदिर सब उनके, उन्होंने कब्जा कर लिए, तो यहां पर वो सारी संपत्तियां हिंदुस्तान नहीं हो जाना चाहिए था क्या? सॉवरेंटी में नहीं, सरकारी संपत्तियां नहीं हो जानी चाहिए थी क्या? लेकिन नेहरू की के लिए क्या कहा जाए, मुंह से तो गालियां निकलती हैं, लेकिन कहें क्या? नेहरू ने उस समय उन संपत्तियों को तो छोड़ो, हिंदुस्तान में 1948 में एक रेजोल्यूशन पास करके मुस्लिम रोक लिए, और उसके बाद नेहरू लेकर समझौता भी कर लिया। और संभवतः पाकिस्तान ने इसीलिए किया होगा कि हिंदुस्तान की संपत्तियों का क्या होगा, उनको लगा होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर से सारे मुस्लिम खाली हो गए तो ये वक्फ वाला खेल कैसे खेलेगा। वो चले आए, इन्होंने समझौता कर लिया और यहां सब हो गया। वक्फ भी 1954 में बना दिया गया। भाई जब पाकिस्तान बन चुका है तो वक्फ एक्ट बनाने की अब जरूरत क्या पड़ गई थी? मुझे तो नहीं लगा कि कोई जरूरत थी, क्योंकि सारे मुसलमान तो पाकिस्तान जा चुके थे। और अब अगर नए सिरे से बनना था तो नई वक्फ पे बननी थी, नई प्रॉपर्टियां कोई खरीदता, कोई वक्फ को दान करता, कोई। लेकिन 47 से पहले वाली प्रॉपर्टियां कैसे वक्फ हो गई, ये बड़ा सवाल है। अब चलिए भाई, हम वक्फ में संशोधन करने चल दिए, क्योंकि 2013 में मनमोहन सिंह ने उसको ऑटोनॉमस बना दिया। मनमोहन सिंह ने जब ऑटोनॉमस बनाया तो वो सरकार के ऊपर भी बैठ गई। वक्फ ने वैसा खेल खेला कि संपत्तियां उनकी बढ़ती चली गई। अब भाईजान कह रहे हैं कि वो संपत्तियां जो कि बिना डेडिकेशन के आई, बिना किसी के दान के आई, बिना किसी के दिए आई, वो संपत्तियां कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं आप? क्योंकि इसमें प्रावधान यह है कि उन संपत्तियों को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पर चढ़ाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को, और ये बताना पड़ेगा कि वो संपत्ति कहां से आई, उसका ब्यौरा डिटेल देनी पड़ेगी। अगर उसकी डिटेल नहीं देगा तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे वक्फ हो सकती है? नए संशोधनों में जो प्रपोज किया गया वो ये भी किया गया कि भाई सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन लग जाएगा, हाई कोर्ट फाइनल जुरिडिक्शन होगा, वक्फ बोर्ड वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वो फाइनल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर्वे करेगा सरकारी संपत्तियां हैं कि नहीं है। भाई इतना तो बात ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कस्टोडियन होता है, कलेक्टर होता है, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो तो खुद मैजिस्ट्रेट भी होता है। उसकी अदालत में दुनिया भर के जो लोगों के डिस्प्यूट होते हैं उसी की अदालत में लेकर जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि भाई ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है। हालांकि उसमें नए संशोधन मेरे अनुसार आने चाहिए, और संशोधन ये आने चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो वेरिफिकेशन कर लिया गया है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली गई, उसमें भी अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो सिविल कोर्ट जा सकती है। सिविल कोर्ट में मामला कोर्ट में जाकर सिद्ध करे, जिसको भी सिद्ध करना है वो फाइनली डिसाइड करेगा। अब सवाल, वक्फ का जो कमेटी बैठी उसने उस दिन वो हंगामा किया। आज उन्होंने जो कल, मतलब कल जो उनकी वार्ता हुई, वो उन्होंने नया हंगामा कर दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और ये भाईजान के सब समर्थक, ये आपस में हॉट टॉक हो गई। अब समझिए, मैं कहता हूं कि इस कमेटी के पास ये प्रपोजल है, जो बहुत समझने की बात है। कमेटी के पास प्रपोजल ये है कि वो इस कानून की प्रॉस्पेरिटी तय करे, इस कानून को ऐसा बनाए कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती वक्फ ना हो जाए, और वक्फ को अनलिमिटेड पावर ना रहे, जैसे बाकी सबको, एजेंसियों को, कंपनियों को, मठों को, मंदिरों को, एंडोमेंटों को, या जो और भी एसोसिएशंस बनी हैं, ट्रस्टें बनी हैं, उन सबको सिविल कोर्ट जाने का अधिकार होता है। और सबके मुकदमे वैसे लड़े जाते हैं कोर्ट में। तो वक्फ वाले मुकदमे वैसे, जब सारे कंपनियां बड़ी बड़ी, सरकार को भी मुकदमा लड़ना पड़ता है, किसी की संपत्ति को अगर वो दिखाती है तो सरकार को भी मुकदमा लड़ना पड़ता है, ये बनाम सरकार। तो भाई वो बनाम वक्फ क्यों नहीं हो सकता, सिविल कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता? वो एक्सपर्ट हैं, वो डिसाइड करें। तो मेरा कहना यह था कि उस पर कोई नाइंसाफी ना हो किसी के साथ, और एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म भी डेवलप हो जाए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हालांकि मेरा मानना है कोर्टों में भी हंस नहीं बैठे हुए हैं, और हंस के गुण वाले लोग नहीं बैठे हुए जो दूध का दूध पानी पानी करते हैं, लेकिन फिर भी जो फैक्चुअल सिचुएशन उनके सामने आती है, जिस प्रकार के एविडेंसेस उनके पास आते हैं, जो उनके पास कानून होते हैं, उनके अनुसार वो डिसाइड करते हैं। अब जो बैठक हुई
उसमें वक्फ कमेटी ने, और मेरा मानना यह है कि भैया वक्फ कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं। जगदम्बिका पाल का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। जगदम्बिका पाल अगर वक्फ कमेटी हैं तो जगदम्बिका पाल की उपस्थिति में ये हो क्या गया, किस किस कानून के तहत या किस पावर के तहत अर्बन अफेयर्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को बुलाया गया, रेलवे के चेयरमैन को बुलाया गया, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया गया और दूसरे अधिकारी बुलाए गए। ज्वाइंट कमेटी ऑन वक्फ बिल को क्या अधिकार था कि वो सरकारी कर्मचारियों को बुलाए? दूसरी बात यह भी है कि उनको क्या अधिकार है कि दिल्ली में 200 से ऊपर प्रॉपर्टियों का क्लेम वो कहे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं सरकार के पास। अब मजे की बात यह है कि ये लोग वक्फ कमेटी में कानून बनाने जा रहे हैं या प्रॉपर्टियां क्लेम करने जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि कंट्रोल ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ये जो दिल्ली में होता है एलडीओ, एलडीओ में क्लेम कर दिया कि 108 प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं जो कि एलडीओ कब्जा किए हुए हैं। दूसरा क्लेम कर दिया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि डीडीए के कब्जे में 138 प्रॉपर्टियां हैं। अभी दिल्ली की वो जो 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 मनमोहन सिंह सर्कुलर जारी कर गए थे जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था और ये कहा था कि संपत्तियां सरकारी हैं, किस हैसियत से आपने इसके क्लेम खत्म कर दिए। विश्व हिंदू परिषद ने केस फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में और वो प्रॉपर्टियां सारी वापस करी गई थी। वो सारी प्रॉपर्टियां वक्फ काउंसिल के पास। क्या वक्फ काउंसिल कोई ट्रिब्यूनल है? क्या वक्फ काउंसिल, ये वक्फ काउंसिल मैं कह रहा हूं, वक्फ कमेटी जो बनी है ये संसदीय कमेटी, क्या ये कोई ट्रिब्यूनल है? क्या ये कोई कोर्ट है? क्या ये कोई अथॉरिटी है जो डिसीजन देने में माहिर हो, जो डिसीजन दे सकती है? वक्फ कमेटी या जो संसदीय कमेटी ऑन वक्फ बिल बनाई गई है, इसका काम केवल एडवाइस देना है। आप रिसर्च करिए, आप रिसर्च करके एक फॉर्मूला तय करिए, उस फॉर्मूले को संसद को या सरकार को प्रपोज करिए। सरकार उस फॉर्मूले के आधार पर अगर सहमत होगी तो वैसा कानून लाएगी, सहमत नहीं होगी तो दूसरा कानून लाएगी और वोटिंग करवा के कानून बनवा देगी। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि सरकार ने तो अच्छा सोचा कि भाई सबकी सहमति से हो जाए। कोई भी ये जो भयंकर भाईजान हैं या जो आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले या वो जो एनसीपी वाले, ये सब जो बैठे हुए हैं, उनको लगा कि ये कायदे की तो बात करेंगे, यानी कि जब जिस समय चर्चा होगी तो उस समय तो ये अथॉरिटी के रूप में कायदे में रहेंगे। उनको नहीं मालूम होगा कि ये दूसरी प्रॉपर्टियां जो सरकार की हैं, जो सरकार के पास हैं, उन प्रॉपर्टियों के जो मुर्दे गड़े खत्म हो गए, जिनका कोर्ट डिसाइड कर चुका है, जिनमें बहुत कुछ हो चुका है, उन प्रॉपर्टियों के का क्लेम करेंगे यहां पर। और इनको क्लेम करने का अधिकार क्या है? किस हैसियत से ये 200 से ऊपर दिल्ली की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियां इन लोगों ने क्लेम करी हैं? और किस हैसियत से रेलवे के पास जो वक्फ, देखो रेलवे का कब्जा है, रेलवे की प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी, अब उन्होंने कहीं रेलवे में इंक्रोचमेंट करके कुछ बना लिया, वहां मजार खड़ी कर दी, यहां तक कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर मजारें बना दी, रेलवे के वो जो ऊपर ओवरब्रिज है वहां मजारें बना दी, रेलवे ट्रैक के किनारे जमीनें खाली पड़ी रहती हैं, इंक्रोचमेंट किया, वहां मस्जिद खड़ी कर दी। वो तो इस जो नया कानून आ रहा है वो ये कह रहा है कि सरकारी संपत्ति पर इंक्रोचमेंट हो ही नहीं सकता, और सरकारी संपत्ति पर इंक्रोचमेंट है तो खाली करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास संपत्ति आई क्या, कैसे, तुम उसके ओनर कैसे हो गए, तुम्हें प्रॉपर्टी डेडिकेट कैसी, और सरकारी संपत्ति किसने डेडिकेट कर दी तुमको, सरकारी संपत्ति पर कैसे मस्जिद मदरसा बना लिया, ये इसमें सवाल है। तो इनका कहना यह है कि हम अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बुला लेते हैं। तो इन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बुला लिया, भाई बताओ ये संपत्तियां कैसे तुम्हारी हैं। अब इनका कहना यह है, मजे की बात यह है कि ये प्रपोज ये कर रहे हैं कि जिन पर वक्फ बनी हुई है, जिन जो वक्फ चढ़ी हुई है, जहां पर मस्जिद मजार बनी हुई है, उस संपत्ति को वक्फ बना रहने दीजिए, और अगर किसी को सरकारी डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो क्लेम करे।
मतलब संपत्ति रेलवे की है, संपत्ति ट्रांसपोर्टेशन की है, रोडवेज की है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की रोड जा रही, उसके बीचों बीच में मजार खड़ी कर दी, या उसकी जमीन पार्किंग के लिए पड़ी हुई है उसमें मजार खड़ी कर दी, उस पर अगरबत्ती लगाकर कुछ भी शुरू कर दिया। और अब कह ये रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि संपत्ति सरकारी संपत्ति पर है, अगर सरकार को समस्या हो तो वो कोर्ट में क्लेम करे, सरकार को समस्या हो तो वो वक्फ बोर्ड के सामने क्लेम करे, सरकार को समस्या हो तो वो ट्रिब्यूनल के सामने क्लेम करे। ट्रिब्यूनल नहीं बताएगा, मतलब वक्फ बोर्ड नहीं बताएगा वो प्रॉपर्टी कहां से आई, वो सरकारी संपत्ति पर कैसे इंक्रोचमेंट में आ गए, वो सरकारी संपत्ति पर बैठ कैसे गए बिना अधिकार के, ये उल्टा क्लेम करें। ये आज का कंटेंशन था। और रेलवे बोर्ड और और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और इनको उनको बुलाते घूम रहे हैं। क्या इनको इस कमेटी में ये पावर दी है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को कॉल कर लें और कॉल करके उससे पूछे कि तुम्हारे ऊपर जो संपत्तियों पर वक्फ बनी हुई है वो संपत्तियां तुम्हारी कैसे हैं? मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रही, इसको बहुत जल्दी बाइंड अप करना चाहिए। जब वहां हॉट टॉक हो गई तो जगदम्बिका पाल इंटरवीन कर रहे हैं, वो चेयरमैन है उसके। अरे मैं कहता हूं कि चेयरमैन होने के नाते नोटिस आपके थ्रू ही जारी हुआ होगा, आपको अधिकार क्या था कि उनको नोटिस करके बुला लें सरकारी डिपार्टमेंटों को? आप कानून बनाने के लिए, सलाह बनाने के लिए बैठे कि कानून बनाकर जो जो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, कानून पर डिस्कशन करेंगे और उसकी सलाह सरकार को देंगे कि भाई हमने ये मान लिया है, ऐसा कर लिया है। आप तो देश चलाने लगे, अब तो मंत्रालय का काम करने लगे, अब तो किसी को भी बुला ले रहे हैं। अगर उसमें पावर दे भी रखी है तो मुझे मेरा कहना है वो पावर तत्काल कर्टेल करनी चाहिए, नहीं तो ये तो अभी देश भर में प्रॉपर्टियों को बक बनाकर छोड़ देंगे। और ये जगदम्बिका पाल का मैं क्या बताऊं, जगदम्बिका पाल चेयरमैन तो हैं उसके, लेकिन जगदम्बिका पाल साहब वो हैं, आपको याद है कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के सपोर्ट से बना दिया गया था। जगदम्बिका पाल नए मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह को नो कॉन्फिडेंस मोशन का समय ही नहीं दिया गया था, कल्याण सिंह की जगह पर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो दोनों मुख्यमंत्री थे, यानी कि सदन से नहीं हटे थे, दोनों मुख्यमंत्री थे। अंदर के दफ्तर में कल्याण सिंह जी बैठे थे और बाहर के दफ्तर में जगदम्बिका पाल जी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे। जगदम्बिका पाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, यानी कि वो तथाकथित मुख्यमंत्री के लीजिए, तथाकथित मुख्यमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए अटल जी को अनशन पर बैठना पड़ा था। मैं गया था उस अनशन में, 7 सफदरजंग रोड पर वो अनशन था, उनका उनका जो घर हुआ करता था। तो सफदरजंग रोड पर वो घर पे अनशन पे बैठ गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया था और पता नहीं क्या क्या हो गया था। वहां पर हम गए थे, उसमें मैं वहीं पर कुछ काम करता था रेस कोर्स में, एयरफोर्स के स्टेशन पर। तो वहां से मैं वहां गया, रात को देखा मैंने ये क्या हो रहा है। अब सोचिए कि जगदम्बिका पाल जी की क्रेडिबिलिटी पर कितने प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार ने बहुत सोच समझ के दिया होगा, उनके उनके प्रश्नों पर भी मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया नोटिस जारी करने से पहले उनके ही माध्यम से नोटिस जारी हुआ होगा। नोटिस जारी करने से पहले, इन सेक्रेटरियों को बुलाने से पहले क्या एक बार भी दिमाग की एक्सरसाइज कमेटी ने नहीं करी कि भाई कैसे सब सेक्रेटरियों को बुला बुला के बात हो रही है? अरे कानून बनाना है, प्रॉपर्टियां कब्जा नहीं करवानी है, प्रॉपर्टियों का क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, प्रॉपर्टियों पर क्लेम नहीं करना है, प्रॉपर्टियों पर वो ट्रिब्यूनल नहीं है आप। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक है वो सही ट्रैक नहीं है, इस पर सरकार को, संसद को विचार करना ही चाहिए। नहीं तो कमेटी भंग करके जो कानून लेकर आए हैं उसमें जो भी संशोधन करने वो संशोधन करवा कर रखवाइए। मेरा आग्रह है देश भर से कि आपने 8 लाख से ऊपर पिटीशंस डाली हैं, 8 लाख से ऊपर पिटीशंस गई हैं इस कमेटी के पास। अभी आप ही देश में आवाज उठाइए ताकि लोगों के कानों में जूं रहेंगे। और ये जितने मेंबर हैं वहां पर, वो मेंबर कहीं ना कहीं के सांसद तो हैं, उनके घर जाकर बताइए उनको कि सर ये क्या कर रहे हो आप, उनको सलाह दीजिए।
तब कहीं मुझे लगता है कान में जू रहेगी। नहीं तो भैया हवाई जहाज पर चढ़ने के बाद, ये सब हवाई जहाज पे चढ़ चुके हैं, हवाई जहाज पे चढ़ने के बाद जब प्लेन चलता है तो थोड़ी देर तक नीचे बत्तियां दिखती हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। फिर ऊपर है जो बैठते हैं वही तय करते हैं, और फिर जब नीचे उतर के आएंगे तो ऑर्डर इम्पोज कर दिया जाएगा देश के ऊपर कि ये लो तुम्हें, हम हवाई जहाज में बैठकर निर्णय कर लिया, ये लो नीचे नीचे संभालो, और अपने अपने घर चले जाएंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।